प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 के नागरिक शास्त्र विषय के सेकंड बुक राजनीतिक सिद्धांत के चैप्टर 2 स्वतंत्रता अर्थात लिबर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए इस चैप्टर में सबसे पहले हम दो ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जिनको स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन में भारी कीमत चुकानी पड़ी। इनमें से एक हैं नेल्सन मंडेला तथा दूसरी हैं आंग सान सू की। तो आइए हम पहले नेल्सन मंडेला की बात करते हैं। नेल्सन मंडेला को 20वीं शताब्दी का एक महानतम व्यक्ति माना जाता है। इन्होंने अपनी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा में दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष तथा गोरे लोगों द्वारा काले लोगों पर किए जाने वाले अत्याचार तथा भेदभाव का विस्तार से वर्णन किया है। इस प्रकार गोरे लोगों द्वारा काले लोगों के खिलाफ किए जाने वाले अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष के लिए अर्थात काले लोगों की स्वतंत्रता के लिए नेल्सन मंडेला को भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन के 28 वर्ष जेल की कोठरियों के अंधेरे में बिताए। जीवन का 28 वर्ष निश्चित रूप से एक लंबा समय होता है। कल्पना किया जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी युवा अवस्था अर्थात जवानी में यदि जेल में जाए तो निश्चित रूप से 28 वर्ष बाद वह वृद्ध होकर ही जेल से बाहर आएगा। इस प्रकार नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के सारे आनंद, सारी खुशियों, सारे शौक का त्याग किया अर्थात व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने बहुत ही भारी कीमत चुकाई है। इसी प्रकार स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से जुड़ा एक और मामला आता है। आंग सान सू की, जो कि म्यांमार की रहने वाली एक महिला हैं। उन्हें उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया था। उनके बच्चों तथा उनके पति से उन्हें नहीं मिलने दिया गया। यहां तक कि उनके पति कैंसर के कारण मौत से जूझ रहे थे। इसके बाद भी सैनिक शासकों ने उन्हें इंग्लैंड जाने से रोक दिया जहां उनके पति निवास कर रहे थे। उन्हें ऐसा डर था कि यदि वह अपने पति से मिलने इंग्लैंड गई तो उन्हें वापस म्यांमार लाना संभव नहीं होगा। आंग सान सू की अपनी आजादी को अपने देश के लोगों की आजादी से जोड़कर देखती थी। उनकी पुस्तक का शीर्षक फ्रीडम फ्रॉम फियर अर्थात भय से मुक्ति है। वह कहती हैं, मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते। सूकी का कहना है कि हमें न तो बाकी लोगों के विचारों से और न ही सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में समाज के लोगों की प्रतिक्रियाओं, साथ के लोगों के मजाक उड़ाने से ही अपने अथवा मन के भय से नहीं डरना चाहिए। आंग सान सू की के अनुसार गरिमापूर्ण मानवीय जीवन के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाएं। आंग सान सू की और नेल्सन मंडेला की इन दो पुस्तकों में हम स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति को देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता अर्थात लिबर्टी क्या है, किसे कहते हैं स्वतंत्रता, क्या मतलब है स्वतंत्रता का। तो दरअसल स्वतंत्रता का अंग्रेजी अनुवाद लिबर्टी LIBERTY लैटिन भाषा के लीबर LIBER शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। इस प्रकार कहा जा सकता है कि
किसी प्रकार का बंधन न होना ही स्वतंत्रता है। यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव न हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके तथा स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सके, तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है। या साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार अपनी मनमर्जी से किसी भी कार्य को करने की खुली छूट मिलना ही स्वतंत्रता है। किंतु यह स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में किसी व्यक्ति को अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करने की खुली छूट मिलना ठीक नहीं होगा, उचित नहीं होगा। इंसान को अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरे की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखना पड़ता है। अतः व्यक्ति की ऐसी स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाई जा सकती है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होती है या दूसरे व्यक्ति को कोई हानि पहुंचती है। अतः अपनी इच्छा अनुसार, अपनी मनमर्जी के अनुसार कोई भी कार्य करने की छूट को ही हम लोग स्वतंत्रता नहीं कह सकते हैं, बल्कि उचित प्रतिबंधों का होना ही सही में स्वतंत्रता है। इस प्रकार स्वतंत्रता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि स्वतंत्रता जीवन की ऐसी परिस्थिति का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हों। अर्थात बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थितियों का होना जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें, स्वतंत्रता के ये दो मुख्य पहलू हैं। अब अगर यह बात की जाए कि क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध है, तो हाँ, व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में बहुत गहरा संबंध है। कोई व्यक्ति तभी स्वतंत्र रह सकता है जबकि राष्ट्र स्वतंत्र होगा। जैसे 15 अगस्त सन 1947 के पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस समय हमारे देश के ज्यादातर नागरिक भी गुलाम थे। किंतु जब 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी मिल गई, तो उसके पश्चात हमने अपना संविधान बनाया जिसमें नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए। इस प्रकार देश की आजादी के साथ ही तमाम लोगों को भी, तमाम नागरिकों को भी अपने आप स्वतः आजादी मिल गई। इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्र की स्वतंत्रता में बहुत गहरा संबंध है। अब स्वतंत्रता के संबंध में दो तरह की अवधारणा या दो तरह के दृष्टिकोण प्रचलित हैं। एक है स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा या नकारात्मक दृष्टिकोण, और दूसरा है स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा या सकारात्मक दृष्टिकोण। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक खुली स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता देना चाहते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति एक बुद्धिमान प्राणी है, वह अच्छे और खराब का निर्णय खुद कर सकता है, इसलिए व्यक्ति को कार्य करने की खुली छूट मिलनी चाहिए। राज्य जितने कानून बनाएगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी कम होती जाएगी। अर्थात राज्य के कानून शक्ति पर आधारित होने के कारण व्यक्तियों की इच्छानुसार कार्य करने में बाधक होते हैं। अतः स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी हैं। अतः राज्य को कम से कम कानून बनाने चाहिए जिससे व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता मिल सके। अब स्वतंत्रता का जो दूसरा पहलू है वह है सकारात्मक अवधारणा या सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों का यह मानना है कि व्यक्ति के अधिकारों व स्वतंत्रता पर जनहित में औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। अर्थात सकारात्मक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि
आवश्यक प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए स्वतंत्रता का उपभोग करना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाए जाने चाहिए जो सामाजिक हित में आवश्यक न हो। सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा में राज्य व इसके कानून स्वतंत्रता में बाधक न होकर उसके पूरक होते हैं। वास्तव में राज्य अपने कानूनों के माध्यम से स्वतंत्रता की रक्षा करता है तथा अधिकारों के माध्यम से उसे व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो सकारात्मक स्वतंत्रता का दरअसल यह आशय है कि व्यक्ति पर कुछ इस तरह के सीमित प्रतिबंध होने चाहिए जिससे वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग न कर सके और अपनी स्वतंत्रता का उपभोग इस तरीके से करे जिससे किसी दूसरे की स्वतंत्रता बाधित न हो या किसी दूसरे को हानि न पहुंच सके। अतः कहा जा सकता है कि सकारात्मक स्वतंत्रता में उचित प्रतिबंधों का होना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि राज्य के पास कानून बनाने की शक्ति होती है। कानून के अभाव में कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का मिसयूज कर सकता है, उसका दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए कानूनों का होना बहुत आवश्यक है। लोग कानून के डर से कानून का पालन करते हैं और इस प्रकार वो दूसरे की स्वतंत्रता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अतः कानून बनाकर व्यक्ति पर कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। अब इसी क्रम में अगर हम समाज की बात करें तो समाज द्वारा व्यक्ति पर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उन्हें हम लोग सामाजिक प्रतिबंध कहते हैं। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर कोई न कोई प्रतिबंध या पाबंदी जरूर होती है। हम ऐसे समाज में रह ही नहीं सकते जहां पर किसी प्रकार का प्रतिबंध या पाबंदी ना हो। हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता है, क्योंकि प्रतिबंधों के अभाव में समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। लोगों के बीच मतांतर हो सकते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकता है, वे सीमित साधनों के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। कभी कभी यह संघर्ष के रूप में भी व्यक्त हो सकता है। हम चारों ओर छोटे बड़े कारणों पर लोगों को लड़ने के लिए तैयार देख सकते हैं। इसलिए हर समाज को हिंसा पर नियंत्रण और विवाद के निपटारे के लिए कोई न कोई तरीका अपनाना जरूरी होता है। इस प्रकार शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, देश की अखंडता की रक्षा करने के लिए समाज में कुछ प्रतिबंधों का होना बहुत आवश्यक है। अब आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दरअसल में आशय है कि कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर, किसी नाटक के द्वारा, मैगजीन या पत्रिका के माध्यम से अपने विचारों को दूसरे के सामने रख सके। अर्थात किसी भी तरीके से अपने विचारों को दूसरे लोगों के सामने रखना ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहलाता है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि इसके द्वारा कोई व्यक्ति अपना विचार दूसरों के सामने रख पाता है। लेकिन विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है। देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, नैतिकता, शांति व्यवस्था आदि को ध्यान में रखते हुए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। किसी भी चीज का सही और गलत दोनों उपयोग हो सकता है। इसी प्रकार विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी मिसयूज हो सकता है, क्योंकि इसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विचारों से देश की जनता को भड़का सकता है, उन्हें उग्र कर सकता है, जिससे देश की शांति व्यवस्था तथा सुरक्षा और एकता अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। अतः विचारों पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है, ऐसे विचारों पर जिससे देश की एकता, अखंडता तथा शांति व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न होता हो। अब स्वतंत्रता की सीमा को निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रचलित है, जिसे हानि सिद्धांत यानी हार्म प्रिंसिपल
के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम लोग इस हानि सिद्धांत के बारे में भी कुछ जानकारी कर लेते हैं। इस हानि सिद्धांत का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में तभी हस्तक्षेप किया जाना चाहिए जब उसकी गतिविधियों से दूसरे व्यक्तियों को नुकसान पहुंचता हो। इस सिद्धांत का विधिवत प्रतिपादन सबसे पहले ब्रिटिश विचारक J.S. मिल अर्थात जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में किया था। मिल के अनुसार सभ्य समाज के किसी सदस्य के विरुद्ध शक्ति प्रयोग का एकमात्र औचित्यपूर्ण आधार उस व्यक्ति को दूसरों का नुकसान करने से रोकना है। दूसरे शब्दों में, राज्य अथवा समाज किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक तभी लगा सकता है जब उसके कार्यों से दूसरे व्यक्तियों को कोई हानि हो रही हो। इसी विचार को हानि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मिल ने व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में बांटा है, स्वसंबद्ध कार्य और परसंबद्ध कार्य। स्वसंबद्ध कार्य वे हैं जिनके प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं, जबकि परसंबद्ध कार्य वे कार्य हैं जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। मिल का तर्क है कि स्वसंबद्ध कार्य और निर्णयों के मामले में राज्य या किसी बाहरी सत्ता को कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, अर्थात ऐसे कार्य जिनका संबंध व्यक्ति के स्वयं के जीवन से है और उसके कार्यों से किसी दूसरे पर कोई प्रभाव अगर नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे कार्यों में राज्य या बाहरी सत्ता को कोई दखल नहीं देना चाहिए। आसान शब्दों में कहा जाए तो स्वसंबद्ध कार्य वे हैं जिनके बारे में कहा जा सके कि ये मेरा काम है, मैं इसे वैसे करूंगा जैसे मेरा मन होगा, या ये आपके ऊपर अगर असर नहीं डालते हैं तो इससे आपको क्या मतलब है। जबकि इसके विपरीत ऐसे कार्यों में जो दूसरे पर असर डालते हैं या जिनसे बाकी लोगों को कुछ हानि हो सकती है, बाहरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, परसंबद्ध कार्य वे हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि अगर तुम्हारी गतिविधियों से मुझे कुछ नुकसान होता है तो किसी न किसी बाहरी सत्ता को चाहिए कि मुझे इन नुकसानों से बचाएं। स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचाता हो। प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी है कि किसी को होने वाली हानि गंभीर हो। छोटी मोटी हानि के लिए मिल कानून की ताकत की जगह केवल सामाजिक रूप से अमान्य करने का सुझाव देता है। इस प्रकार परसंबद्ध कार्यों पर कानूनी शक्ति से प्रतिबंध केवल तभी लगाना चाहिए जब वे निश्चित व्यक्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाएं, अन्यथा समाज को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए थोड़ी असुविधा सहनी चाहिए। तो मैं समझता हूं अब आप लोगों को स्वतंत्रता चैप्टर और इससे संबंधित तमाम पहलुओं के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इसको ढंग से याद कर लीजिए। धन्यवाद।